वीरेंद्र केएम के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे और वीरेंद्र केएम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र केएम बता रहे हैं कि जो नई नागरिक सरकार बननी है उसी नागरिक सरकार को लेकर बातचीत शुरू हो गई है बलेन शाह और रवि लामिछाने के बीच। इस वक्त की बड़ी खबर वीरेंद्र। जी बिल्कुल, अभी भी यही खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो गया है, बैठक करना शुरू हो गया है। दोनों बात कर रहे हैं और दोनों बात में कोई भी सहमति बनती है, कोई एक विचार पे सहमति होती है, उसके बाद जो है नागरिक सरकार बनाने के लिए पहल की जाएगी। लेकिन उससे पहले ये लोगों ने अपना शर्त खड़ा कर दिया है कि वर्तमान जो मौजूदा संसद है उस संसद को विघटन होनी चाहिए। संसद जब तक विघटन नहीं होगी तब तक नई सरकार बनाने का और नागरिक का सरकार बनाने का रास्ता नहीं खुलेगी। तो इसलिए इसमें जो है और इसके लिए पहला कदम रवि लामिछाने की पार्टी की तरफ से बढ़ा दिया गया है ना। जो आरएसपी के तमाम सांसद हैं उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, आरएसपी के सांसद जो भी हैं उनके इस्तीफा से नहीं होते हैं। टोटल नेपाल में 275 सांसद हैं। हाँ। उसमें से जब तक यूएमएल के सारे सांसद, यानी कि संसद व्यवस्था जब तक विघटन नहीं होगी तब तक आम नागरिक सरकार नहीं बन सकती है। तो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद को विघटन करा जाए। जब तक संसद विघटन नहीं होगी तब तक नागरिक सरकार का कोई तैयारी या नागरिक सरकार का कोई कानूनी रूप से जो है पूरा नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है ये आग्रह किया गया है रवि लामिछाने की ओर से और बलेन शाह की ओर से राष्ट्रपति को कि आप वर्तमान मौजूदा संसद को विघटन करे और अंतरिम सरकार बनाने की आह्वान करे। उसके बाद अंतरिम सरकार बनेगी। इस वक्त वीरेंद्र, इस वक्त ये जो बैठक चल रही है दरअसल बलेन शाह और रवि लामिछाने, इन दोनों के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए आने वाले समय में नागरिक सरकार अगर बनानी है तो वो कैसे बनेगी उसका रास्ता तय करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अभी जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बैकफुट पर है, सेना से लेकर वहां पर जितने अधिकारीगण हैं और खुद राष्ट्रपति भी जो भी आंदोलनकारी चाह रहे हैं एक तरीके से वही हो रहा है। तो फिलहाल तो यहां पर ये बातें तय बलेन शाह और रवि लामिछाने के बीच में होना जरूरी है क्योंकि इनमें किस तरीके से नागरिक सरकार में इनकी भागीदारी रहेगी जब वो तय होगा उसके बाद ही आगे की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। वीरेंद्र जी, अभी तो यही इंतजार की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन से क्या आता है खबर। हालांकि राष्ट्रपति भवन से जब तक कोई खबर नहीं आएगी, जब तक मौजूदा संसद को विघटन नहीं किया जाएगा तब तक, हालांकि जेनजी आंदोलन जो है इसमें एक मांग ये भी रखा गया है कि वर्तमान जो कहा गया था आज सुबह, वर्तमान सरकार का विघटन, संसद का विघटन, उसके बाद नागरिक सरकार का गठन, ये 3 मांग कही गई थी। और तीनों के बाद जो है एक उच्च स्तरीय समिति का भी मांग किया था। जो समिति कल जो गोली चलाई गई उस अधिकारियों पे कार्रवाई करे, उस पदाधिकारियों पे कार्रवाई करे, ये 3-4 मांगे रख के जेनजी जो है आज आंदोलन किया था। लेकिन आज परिस्थिति थोड़ा बदल गया है। सारा नेपाल के जो तीनों पुस्ता होता है, एक देश का जो 3 निकाय होता है जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों अंग पर जो है प्रदर्शनकारी का पकड़ हो गया है, कब्जा हो गया है। अब अभी देखना ये जरूरी है कि आने वाले समय में क्या होता है। बिल्कुल, आने वाले समय में क्या होगा इसी को लेकर अभी इंतजार है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती, एक तरफ तो सरकार बनाने के लिए वो हलचल तेज हो गई है और ऐसे में बलेन शाह और रवि लामिछाने दोनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। रवि लामिछाने तो देखिए सलाखों के पीछे थे, जेल में थे, उनकी वहां से रिहाई हुई है। आंदोलनकारियों की ये भी मांग थी। और वहीं दूसरी तरफ बलेन शाह जो इस युवा प्रदर्शनकारियों के लिए अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे थे, वो इन युवा आंदोलनकारियों के नेता के तौर पर सामने आए हैं। उनकी तरफ से खुद ये कहा गया कि हम सेना से वार्ता करेंगे, नागरिक सरकार बनाएंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों से भी अपील की है कि अब आप शांत हो जाइए, वापस लौटिए, आंदोलन खत्म कीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि 21 प्रदर्शनकारी जिनकी कल हत्या की गई है उनके गुनहगारों को भी कटघरे में लाकर खड़ा करना होगा कानून की। और ऐसे में उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन जरूरी है। जब तक वो नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है वीरेंद्र की अभी स्थिति क्या है। जो आंदोलनकारी कल से ही नेपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं, अब क्या वो कुछ वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं या अभी भी उसी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं? वीरेंद्र, क्या है अपडेट? वीरेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? वीरेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत स्टूडियो में मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, एक तरफ आंदोलनकारी वापस लौटे, ये बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। बलेन शाह, रवि लामिछाने, बातचीत जारी। बिल्कुल रोमाना, अब क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत जल्दी निर्णय लेना होगा क्योंकि अगर इन युवाओं को समझाना है, इनको वापस अपने घरों में भेजना है,
काठमांडू में एक बार फिर से स्थिति को वापस लेके आना है, पटरी पर लेके आना है, क्योंकि आगजनी इतनी ज़्यादा हुई है, तोड़फोड़ इतनी जगह पर हो चुकी है। उस सबको पटरी पर लाने के लिए इन युवाओं को मनाना होगा कि आप अपने घर जाइए। अब इंटरिम सरकार बन रही है, अब इंटरिम सरकार में कौन कौन होंगे? अगर राष्ट्रपति चाहती हैं और सेना प्रमुख चाहते हैं, सेना चाहती है, नेपाल की आर्मी चाहती है, तो बालिन और शाह और रवि लामिछाने ये बन सकते हैं, ये अगुवाई कर सकते हैं सरकार की। और भी लोग हो सकते हैं जिनको लेकर युवाओं में एक मत हो सकता है। ये रवि लामिछाने और बालिन शाह भी इसमें कर सकते हैं। आर्मी चीफ अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि आप किसको बनाना चाहते हैं, नियुक्त कर सकते हैं उनको, इंटरिम सरकार को। क्योंकि ऐसे में अगर, क्योंकि अभी केओस की स्थिति है, कोई सरकार वहाँ पर है नहीं, राष्ट्रपति के पास भी इतनी पावर्स नहीं होंगी। नेपाल आर्मी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो इन युवाओं के ऊपर गोली नहीं चलाएगी, जरा सा आपको रोकूं, मतलब एक तरीके से गेंद जो है अब वो बालिन शाह और रवि लामिछाने के पाले में आ गई है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, और बालिन शाह और रवि लामिछाने भी इस बात को समझ रहे हैं। और ऐसे में नेपाल में ये जो बवाल हुआ है, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दूं, भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किए गए हैं। नेपाल में फंसे भारतीय दूतावास से संपर्क करें, भारतीय दूतावास से संपर्क करें अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, और हेल्पलाइन नंबर +977 जो कोड है अंतर्राष्ट्रीय, और साथ ही नंबर 9810326134, ये वो नंबर है जो जारी किया गया है। दूसरा नंबर 9808602881। तो ये दो नंबर हैं जो भारतीय दूतावास की तरफ से जारी किए गए हैं। भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय दूतावास अग्रसर है, और भारतीय दूतावास की तरफ से ये पहल की गई है। नंबर जारी कर दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को किसी भी तरीके की अगर मदद चाहिए तो फिर ये नंबर भारतीय दूतावास ने जारी किए हैं नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई ज़रूरत है, तो फिर आप भारतीय दूतावास से संपर्क कीजिए। उसको लेकर भारतीय दूतावास ने ये नंबर जारी किए। जी नीरज। बिल्कुल, देखिए अब ये राष्ट्रपति को तय करना है कि किसको इंटरिम सरकार में किसको अगुवाई करनी है, या फिर एक इंटरिम सरकार ऐसी जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखी, जहां पर मोहम्मद यूनुस हेड करते हैं और बाकी उनके एडवाइजर्स हैं, तो इसमें एडवाइजर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो तभी आप इन युवाओं को मना सकते हैं, समझा सकते हैं इनको। और रवि लामिछाने और बालिन शाह को खुद इन युवाओं के बीच में आना होगा, क्योंकि वो पॉपुलर हैं इन युवाओं के बीच में, और वो इनको आके समझाएं कि आपकी जो बातें थी, आपने जिसके लिए आपने प्रदर्शन किया था, उग्र प्रदर्शन किया, जन आक्रोश आपका था, वो आपकी बात मान ली गई है। आपने पूरी तरह से जो विद्रोह किया, एक तरह से जनता का विद्रोह था ये, तो आपके केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनकी पूरी कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया है। अब पुराने जो सरकार के जो मंत्री थे, उनके भी घरों को आपने जला दिया है। वो अब उनका दौर चला गया है। अब युवा जो नेता हैं, चाहे रवि लामिछाने हैं, बालिन शाह हैं, और दूसरे भी अगर कोई नेता आते हैं, उभर कर सामने आते हैं, तो वो कमान संभाल सकते हैं सरकार की। और अब उसके बाद इंटरिम सरकार थोड़े दिन काम करेगी, व्यवस्था लेकर आएगी काठमांडू में और पूरे नेपाल में, और उसके बाद फिर आम चुनाव हो सकते हैं उसमें, और आम चुनाव के बाद जो भी पार्टी चुनकर आएगी उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ये जो अंतरिम सरकार बनेगी, जिसको नागरिक सरकार नेपाल में कहा जा रहा है, उस नागरिक सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? एक तरफ वो पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं, और वहीं दूसरी तरफ मेयर हैं काठमांडू के, जिनका नाम बालिन शाह है। और इस सबके बीच ये तस्वीर, इस तस्वीर के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये तस्वीर कहाँ की है, इस तस्वीर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस तस्वीर में क्या कुछ नजर आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। काठमांडू की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। प्रदर्शनकारी देख लीजिए किस तरीके से सड़क पर उतरे हुए हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में एक तरफ प्रदर्शनकारी और उन्हीं का सामना करते हुए ये सुरक्षाकर्मी हैं। ये सुरक्षाकर्मी मुझे नजर आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुरक्षाकर्मी किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शनकारी जो मंत्रियों के आवास में घुस रहे थे, उन्हें रोकने के लिए जो सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी थी, वो भी आपके सामने है। हालांकि मुस्तैदी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, और बावजूद इसके कि सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मियों की तरफ से ये फायरिंग भी की जा रही थी, खदेड़ने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे, आंदोलनकारी डटे रहे, और आखिरकार जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हीं को हथियार अपने डालने पड़े, जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हीं को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने।
रोमाना, ये किसी का घर दिखाई दे रहा है, छत पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई टीयर आवाज गैस है, चला किसी रहा है। मंत्री का आवाज है, जितना बिल्कुल। इन तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं। और उसकी बालकनी में ऐसा लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और सुरक्षाकर्मी देख रहे थे कि सामने से भीड़ आ रही है आंदोलनकारियों की। सुरक्षाकर्मी देख रहे थे कि नीचे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट रहे हैं जो इस घर को आग के हवाले करने, तोड़फोड़ करने, तहस नहस करने के लिए आमादा हैं। उन्हें खदेड़ने की कोशिश सुरक्षाकर्मियों की तरफ से की जा रही थी। और बाकायदा यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो वो स्पीकर्स भी हाथ में है, लाउड स्पीकर सुरक्षाकर्मियों के हाथ में है, उसके जरिए वो अनाउंसमेंट भी कर रहे थे, वो आगाह भी करने की कोशिश कर रहे होंगे आंदोलनकारियों को, वो ये वार्न कर रहे होंगे उनको कि अगर आप आगे आएंगे तो हम आपके पर फायरिंग कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है आंदोलनकारियों के तेवर आज बहुत तल्ख, बहुत तीखे। आंदोलनकारी तो वो कहते हैं ना अपने सिर पर कफन बांधकर आज सड़क पर उतरे थे। आंदोलनकारी तो आज इस लड़ाई को करो या मरो की स्थिति में लेकर पहुंच गए थे। और ऐसे में आंदोलनकारियों की तरफ से तो ये तय था कि या तो केपी शर्मा ओली रहेंगे कुर्सी पर या फिर ये आंदोलन रहेगा। और इसी को लेकर आंदोलनकारी जब तक केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा नहीं दे दिया, जब तक केपी शर्मा ओली की सरकार सत्ता से बेदखल नहीं हो गई, तब तक उग्र बने रहे, तब तक पथराव, आगजनी लगातार होती रही। अब जाकर तस्वीर कुछ शांत हो रही है, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा तादाद में आंदोलनकारी सड़कों पर मौजूद हैं कि अब बुलंद शाह को आगे आना पड़ रहा है। बुलंद शाह आकर अपील कर रहे हैं आंदोलनकारियों से कि वापस लौटिए। और बुलंद शाह की अपील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यही बुलंद शाह और वो जो युवा उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के एक नेता के तौर पर भी बुलंद शाह की इसलिए एक छवि बनी क्योंकि बुलंद शाह खुद युवा हैं। बुलंद शाह किसी राजनीतिक दल से उनका संबंध नहीं है। बुलंद शाह निर्दलीय काठमांडू के मेयर चुने गए हैं। और ऐसे में बुलंद शाह पर नेपाल के युवा भरोसा कर रहे थे और बुलंद शाह लगातार नेपाल के युवाओं के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। और कल भी जब आंदोलनकारियों पर फायरिंग हुई तो सबसे पहले बुलंद शाह ही उन आवाजों में शामिल थे जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और इसी को लेकर अब बुलंद शाह भी आगे आ गए हैं। वो आंदोलनकारियों से अपील कर रहे हैं कि आप सड़कें खाली कीजिए, वापस लौटिए। खुद राष्ट्रपति की ओर से अपील कर दी गई है कि आंदोलनकारी अब देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, ये देश की संपत्ति है, आंदोलनकारी वापस लौटें। सेना प्रमुख की तरफ से आंदोलनकारियों से अपील की जा रही है कि अब आपका मकसद हासिल हो गया है, आप जो चाह रहे थे वो आपने पा लिया है, अब आप छोड़िए सड़कें, खाली कीजिए, वापस लौटिए। खुद जो अधिकारीगण हैं नेपाल के, जिसमें मुख्य सचिव आते हैं, गृह सचिव आते हैं, उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखकर आंदोलनकारियों से अपील की जा रही है कि अब आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो आप सड़कों को खाली कीजिए, वापस लौटिए। इसका कितना असर हो रहा है, इस पर हमारी नजर आगे रहेगी।